Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we are going to read the content The Making of Germany and Italy, that is the part of first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. We will study about the unification of Germany, Italy, England, and some other facts of cultural movement. And now I am going to start the Germany. Can the army be the architect of a nation? क्या कोई आर्मी किसी देश का निर्माण कर सकती है, उसका आर्किटेक्ट बन सकती है? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी यूरोप की, वो जुड़ गई थी डेमोक्रेसी के साथ और रेवोल्यूशन के साथ। मीन्स देश प्रेम की भावनाओं ने आगे चलकर रेवोल्यूशन की, और रेवोल्यूशन की वजह से कई जो स्टेट्स थे या कंट्रीज थे वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी बेटा, ये आम तौर पर जो है कंजर्वेटिव पीपल के थ्रू यूज की जाती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि वो अपनी पावर को, देश की शक्ति को बढ़ा सकें और जो है यूरोप के अलग अलग भागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकें। क्यों किया जाता है? ताकि वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन गेट कर सकें, और इसके लिए वो क्या करते हैं, ऐसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को यूज करते हैं, उन लोगों को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने पहले रेवोल्यूशन की और पब्लिक को जो है एक जगह पर मोबिलाइज किया। तो ऐसे में अब उनकी फीलिंग, इन्हीं फीलिंग्स का, देश से जुड़ी हुए प्यार का वो फ़ायदा उठाने लगे। दिस कैन बी observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. ये सब चीज़ें या ये प्रोसेस देखी जा सकती है किसके केस में? जर्मनी और इटली के केस में भी देखी जा सकती है, जहाँ पर नेशनल स्टेट्स को यूनिफाई किया गया इन्हीं नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को यूज करके। Nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation-state governed by an elected parliament. आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1848 में जर्मनी के अंदर मिडिल क्लास के जो जर्मन्स थे, उन्होंने इन्हीं नेशनलिस्ट फीलिंग्स के साथ कोशिश की थी वहाँ पर जो कंजर्वेटिव रिजाइम था उसको उखाड़ फेंकने की, और फिर वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्टेड बॉडी के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बाद में रूलर्स ने उसको जो है मतलब ख़त्म कर दिया था। द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। हालांकि इस जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन मोनार्की सिस्टम ने अपनी सेना की मदद से और लार्ज लैंड ओनर्स की मदद से, उनके सहयोग से, जो कि प्रशिया के जंकर्स थे, यानी लार्ज लैंड ओनर्स को यहाँ पर जंकर्स कहा गया है, इन सब ने रूलर की हेल्प की थी और किसको सुप्रेस किया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम को सुप्रेस किया था। जिन लोगों ने सेंट पॉल चर्च में अपनी पार्लियामेंट बनाई थी उन्हें दबा दिया था। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से ही प्रशिया के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी कि वो पूरे कंट्री का यूनिफिकेशन करेगा, यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड इस अलग अलग स्टेट्स को एक एम्पायर के अंडर में लाएगा। और इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने अपने सिर पर ली। वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और इस काम के लिए उसने प्रशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की भी मदद ली। ब्यूरोक्रेसी होती है बेटा नौकरशाही, अफसरों की मदद से और रशिया की आर्मी की हेल्प से उसने क्या किया, पूरे अलग अलग जो स्टेट्स थे उनके ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जो कि अलग अलग डायनेस्टीज के अंडर में थे। 3 वॉर उनके अगेंस्ट उसने लड़ी 7 ईयर्स के अंदर। इन लाइंस को आप अंडरलाइन कीजिएगा बेटा। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ इसने 7 साल तक 3 युद्ध लड़े, जिसमें प्रशिया की जीत हुई और आखिरकार यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट को पूरे जर्मन एम्पायर का राजा घोषित किया गया, एक सेरेमनी करके, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करके, जो कि वर्सेल में शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 on
एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो कड़ाके की ठंड में 18 जनवरी 1871 को क्या किया गया, जर्मन स्टेट्स की प्रेजेंस में, जो जर्मन स्टेट्स की प्रिंसेस वहाँ पर आए थे यानी राजकुमार वहाँ पर आए थे, तो उनकी प्रेजेंस में और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी यानी सेना के प्रतिनिधियों के बीच में, इम्पोर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स और प्रशिया के सब खास जो मंत्री लोग थे उन सब की बीच में, जो चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क है उसने इन सबको गैदर्ड किया, इकट्ठा किया। कहाँ पर, वर्सेल महल के शीश महल में, वर्सेल शहर के शीश महल में, हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, to proclaim the new German Empire headed by केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया, ताकि केसर विलियम फर्स्ट प्रशिया को पूरे जर्मन एम्पायर का राजा घोषित किया जा सके। और इस काम को करने के बाद द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट ऑफ पावर। नेशन स्टेट बिल्डिंग की ये जो प्रोसेस हुई थी, यानी कि एक यूनिफिकेशन जो जर्मनी का हुआ था, इसकी वजह से प्रशिया का डोमिनेंस, प्रभुत्व बढ़ गया, अलग अलग उसने अपनी पावर को खूब अच्छे तरीके से बढ़ा लिया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेजाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। जो ये नया देश स्थापित हुआ था, इसने अपनी मुद्रा को आधुनिक बनाया, करेंसी को मॉडर्न किया, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, जो कि बाकी प्रशिया द्वारा ये जो मेजर्स और प्रैक्टिसेस यूज किए गए, ये सब एक मॉडल के रूप में रेस्ट ऑफ द जर्मनी के स्टेट्स के लिए इस्टेब्लिश हो गए, यानी एक आदर्श रूप में स्थापित हो गए जिसको वो फॉलो कर सकते थे और अपने अपने जो है एरियाज में डेवलपमेंट कर सकते थे। अब बेटा मैं नेक्स्ट जो है कंटेंट आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है इटली का यूनिफिकेशन। इटली यूनिफाइड लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे जर्मनी का राजनीतिक जो है विभाजन हुआ था पहले, यानी शुरुआत से वो कई राज्यों में विभाजित था, वैसे ही इटली भी जो है राजनीतिक रूप से अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था पुराने समय से ही। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। इटली के अलग अलग एरियाज अलग अलग डायनेस्टी के अंडर में चल रहे थे, एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। और जो एक आपने पहले हैब्सबर्ग एम्पायर का जिक्र सुना था इस लेसन के अंदर, ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग एम्पायर, उसका भी यहाँ पर कुछ हद तक कंट्रोल था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 19th सेंचुरी के बीच तक, आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और जिसमें से सिर्फ एक स्टेट के अंदर इसके खुद के रूलर रूल कर रहे थे, और उस स्टेट का नाम है पिडमोंट सार्डिनिया, या फिर सार्डिनिया पिडमोंट भी इसको कह दिया जाता है। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो नॉर्थ पोर्शन था इटली का, उस पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। सेंटर वाला जो पोर्शन था इटली का, उस पर पोप का कंट्रोल था जो कि फ्रांस का था। एंड द सदर्न रीजन्स, और जो दक्षिणी जो हिस्सा था इटली का, वो उसके ऊपर बर्बन डायनेस्टी स्पेन की रूल कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोर्शन पर अलग अलग डायनेस्टी के रूलर रूल कर रहे हैं। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। हालांकि इटली की खुद की भाषा भी जो है सब लोग नहीं बोलते थे। स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। इसमें भी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता था। लोकल वेरिएशन थी, यानी क्षेत्रीय आधार पर विभिन्नताएं मौजूद थी। ड्यूरिंग द 1830s Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। 1830 में जूसेप मेजिनी ने कोशिश की थी एक जो है कोहेरेंट प्रोग्राम लॉन्च करके, ताकि वो इटली के एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में, एक जो है यूनिफाइड कंट्री के रूप में डेवलप कर सके या फिर इस्टेब्लिश कर सके। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी। आप सबको याद होगा, पहले भी हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि उसने सीक्रेट सोसाइटी डेवलप की जिसका नाम था यंग इटली, फॉर द डिसएमिनेशन ऑफ हिज गोल। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने एम को फुलफिल करने के लिए उसने यंग इटली नाम की एक गुप्त संस्था का निर्माण किया। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848। ये जो 2 रेवोल्यूशन उसने की हैं या फिर इन रेवोल्यूशन के दौरान उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि अब जो है
ये जो यूनिफिकेशन का काम है इटली का, वो सार्डिनिया पिडमोंट के अंडर में ही होगा, क्योंकि ये सब फेल होने के बाद जो है मेजर बात ये सोची जाती है कि किसी भी देश को इतने बड़े पैमाने पर एक करने के लिए पॉलिटिकल पावर का होना या स्ट्रेंथ का होना, आर्मी की हेल्प का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अब विक्टर इमैनुअल सेकंड की तरफ हर कोई देख रहा है, जो कि उनका खुद का रूलर है, जो कि जो है सार्डिनिया पिडमोंट पर रूल कर रहा है। टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर, और युद्ध के जरिए ही इस यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया जा सकता था, जो कि किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड और जो है यहाँ पर बताया गया है जूसेफ मेजिनी, गैरिबेल्दी और काउंट कैवूर, ये अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इटली के यूनिफिकेशन में। सब मिलकर, जैसे जूसेफ मेजिनी जो है स्टार्टिंग में जो है अवेयरनेस डेवलप करता है पब्लिक के बीच में कि इस देश को एक होना चाहिए, इसकी अपनी एक भाषा होनी चाहिए, इसका अपना एक मतलब पॉलिटिकल सिंबल्स होने चाहिए। इन द आइज ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। अब यहाँ पर जो एलाइट पीपल हैं इटली के अंदर, एलाइट मीन्स पढ़े लिखे वर्ग के लोग, वो चाहते हैं यूनिफाइड इटली का निर्माण करना, यानी एक बड़े देश के रूप में इटली को देखना चाहते हैं, और ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके, आर्थिक रूप से भी ये एरिया जो है डेवलप हो सके, और राजनीतिक प्रभाव भी इसका बढ़ सके। डोमिनेंस मीन्स प्रभाव या प्रभुत्व, यानी शक्ति स्थापित करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पब्लिक जो है इतनी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है कि वो यूनिफिकेशन की बात सोच रही है। ये किसकी वजह से हो पाया? ये जूसेफ मेजनी के अवेयरनेस प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट की वजह से हो पाया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पेज पर है, चीफ मिनिस्टर कैवूर हैड लेड टू द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स फॉर ऑफ इटली वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नोर ए डेमोक्रेट। अब चीफ मिनिस्टर कैवूर की बात कर रहे हैं, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट का चीफ मिनिस्टर था। उसने इस मूवमेंट को चलाने के लिए इटली के अंडर में जो है कोशिश करनी शुरू कर दी थी। ना तो वो कोई क्रांतिकारी था और ना ही वो इस देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखना चाहता था। वो राजा के अंडर में ही चीफ मिनिस्टर था, और उसने यूनिफिकेशन इसलिए किया क्योंकि एक तो पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा इटली का अलग अलग एरियाज पर, और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जिससे काफ़ी टैक्स होंगे, और टैक्स होंगे तो ट्रेजरी फुलफिल हो जाएगी, जो कि ज़रूरत भी है आर्मी के लिए, ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। दूसरे अमीर लोगों की तरह और पढ़े लिखे लोगों की तरह जो काउंट कैवूर था, वो भी बहुत कम जो है इटालियन भाषा बोलता था, फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा यूज करता था और इटालियन लैंग्वेज को कम यूज करता था। थ्रू अ ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, एक कूटनीतिक जो है उसने समझदारी के साथ एक कूटनीतिक समझौता कर लिया फ्रांस के साथ, और इंजीनियर्ड बाई कैवूर, मतलब कैवूर ने फ्रांस के साथ समझौता किया। सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859, और सार्डिनिया पिडमोंट की सेना ने क्या कर दिया? ऑस्ट्रियन फोर्सेज को 1859 में हरा दिया, और जो उसके एरिया में उसके अंडर में जो नॉर्थ साइड का एरिया था वो अपना वापस ले लिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। अब जो है साउथ डायरेक्शन में एक जूसेफ गैरिबेल्दी नाम का एक पर्सन था, जिसने अपनी रेड आर्मी क्रिएट की, और उसमें वॉलंटियर्स को उसने जो है रिक्रूट किया, मतलब जो अपनी इच्छा से किसी युद्ध में शामिल होते हैं ऐसे वॉलंटियर्स को उसने जो है ज्वाइन कराई अपनी आर्मी, और खुद भी इस युद्ध में शामिल हो गया। किसके साथ? सार्डिनिया पिडमोंट के साथ मिल गया। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली, 1860 में वो साउथ साइड के इटली में प्रवेश करते हैं, एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, एंड और जो दो सिसिलीज वाला किंगडम है वहाँ पर भी वो जाते हैं, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट ऑफ द स्पेनिश रूलर्स। और क्या करते हैं कि वहाँ पर जो लोकल स्थानीय जो किसान लोग हैं उनका सहयोग हासिल करते हैं इस रेवोल्यूशन को कंडक्ट करने के लिए, जो कि स्पेनिश रूलर्स के अंडर में चल रहा है। ये वो एरिया है जिस पर स्पेन के बर्बन डायनेस्टी का रूल है, तो उनके खिलाफ रेवोल्यूशन करते हैं।
In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का या ओवरऑल इटली का रूलर डिक्लेयर कर दिया जाता है।